बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे गाइडेड वेव का, यानी वेव गाइड्स। वेव गाइड्स क्या है? हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ पाइप है, हॉलो बॉक्स है। उस हॉलो बॉक्स के अंदर हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो उसको एंटर करवाना है। जब एंटर करेंगे तो उस वक़्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनकी डाइवर्जेंस कैसी होगी, उनका कर्ल कैसा होगा, वो किस तरह से मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं उनको फॉलो करते हुए हमें किस तरह से इक्वेशंस प्रोवाइड करेंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए और ट्रांसवर्स वेव के लिए। अब यहाँ पर हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है उसके कंसेप्ट को भी जहन में रखना है। लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है उस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जो है वो मौजूद हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो किस तरह से, अगर नहीं है तो क्या वजह है, ये बातें हमने इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। तो इसके लिए मैंने नोट्स की फॉर्म में इसको तैयार किया है। यहाँ पर बहुत से मैथमेटिकल स्टेप जो है वो इग्नोर किए गए हैं। मैंने उन सारे मैथमेटिकल स्टेप जो है उनको सॉल्व किया है और प्रॉपर एक नोट की फॉर्म में यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो की मदद से आप अपने नोट्स जो हैं ख़ुद तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, कंसीडर करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कन्फाइंड हो जाती है टू द इंटीरियर ऑफ अ होलो पाइप। कोई एक हमारे पास एक होलो पाइप है, लेकिन वो बना किसका है? कंडक्टर का। वेव गाइड का भी उसका हम नाम देते हैं। वी कंसीडर वेव गाइड इज़ अ परफेक्ट कंडक्टर, यानी वो जो ये हमारे पास है, यानी ये हमारे पास होलो पाइप है, लेकिन ये सारा किसका बना है? कंडक्टर का बना हुआ है। उस इनसाइड द कंडक्टर, यानी ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर के अंदर, हॉलो के अंदर नहीं, हॉलो के अंदर हमने क्या करना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एंटर करना है। इसकी बात हो रही है ये दीवारों की। इन दीवारों के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो है, यानी इसकी अंदर, इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ज़ीरो है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट भी ज़ीरो है, मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी ज़ीरो है, यानी कोई भी हो सकता है। अब जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, वेव्स जो हैं वो एंटर करेंगे तो होगा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डिपेंडेंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जी की तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो एक्स की तरफ होगी या वाई की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस सेंस में लिखी जाएगी ई नॉट एक्स वाई, यानी एक्स वाई का ये फंक्शन हो सकती है, यानी एक्स की तरफ होगी या वाई की तरफ। ई की आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी। अब ई नॉट है क्योंकि हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पर तीनों फैक्टर आएंगे, ए एक्स, ए वाई, ए जी। यानी एक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि वेक्टर है तो एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई भी होगा और जी भी होगा जब जनरल बात करेंगे। सेम इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो भी यही बात आएगी। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट सेटिस्फाई द मैक्सवेल इक्वेशन इन द गाइडेड, क्योंकि जो गाइड है वो एम्प्टी स्पेस है। जब एम्प्टी स्पेस है, जैसे ये मैंने बताया, ये एक एम्प्टी स्पेस है, तो ये हमारे लिए कंसिडर हम कर सकते हैं कि ये क्या है जी? ये एक वैक्यूम का रोल प्ले कर रही है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है वो 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन है, ये हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से तैयार है हमें। तो ये हम जहाँ दोबारा लिख लेते हैं। डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन फैराडे लॉ, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, और डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने इसको मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा है 1 ओवर सी स्क्वायर पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। वैसे यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई और पार्शियल टी आता है, लेकिन हमने उसको किस सेंस में लिख लिया है? 1 ओवर सी स्क्वायर की सेंस में। अगर आपको याद हो तो आपने इसको म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई और पार्शियल टी इस सेंस में लिखा था, तो इसकी जगह हमने 1 ओवर सी स्क्वायर पुट कर दिया। ये हम ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये फंक्शन है किसका? एक्स और वाई कंपोनेंट का। क्यों? क्योंकि वेव जा रही है जी की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्स की तरफ होगी या वाई की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स की तरफ है या वाई की तरफ है। तो हम यहाँ पर पहले अप्लाई करते हैं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ किसके बराबर है? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। अब देखिए बी हमारे पास क्या है? बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इसके बराबर है, तो हमने इसका लेना है टाइम डेरिवेटिव। जब हम इसका टाइम के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो टाइम के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव यहाँ पर ओमेगा आयोटा है और माइनस ओमेगा है,
तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये सारा फैक्टर वैसे ही साथ में माइनस आयोटा ओमेगा जो है ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये सारा कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा ओमेगा माइनस के साथ, यहां से एक माइनस आएगा और एक माइनस ये फॉर्मूले में है, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो हमारे पास ये जनरल सा फॉर्मूला इसका एक बच जाएगा। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड डेल क्रॉस ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डेल क्रॉस ई हमने देखना है, डेल किसके बराबर है, आपको पता है डेल हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी है। अब यहां पर हम इसके क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए यूनिट वेक्टर लिख दिए, पार्शियल एक्स पार्शियल वाई पार्शियल जी ये लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट को लिखा। यहां पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है यहाँ पे मैंने फाइंड किया है, आप इसको इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्या करते हैं, ये पहले वाला लिख लेते हैं, नीचे वाले छोड़ देते हैं, सामने इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को, तो ये आ गया। इसी तरह से दूसरा माइनस का ये हमने लिख लिया, ये वैल्यू एज इट इज आ गई। अब जब हमने जी की अलोंग डेरिवेटिव लेना है तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, क्योंकि वेव किस तरफ जा रही है, वेव जा रही है अलोंग जी डायरेक्शन में, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जब जी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, ये सारा फैक्टर तो वैसे ही आएगा, लेकिन उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अयोटा के, और जी के अकॉर्डिंग हम जिसका भी लेंगे तो अयोटा के, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल है, एक्स वाई जी टी पे डिपेंड कर रही है, तो इसके लिए अयोटा के हम लिखेंगे। जहां भी हम डेरिवेटिव लेंगे जी के अकॉर्डिंग तो उसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, अयोटा के और वो फैक्टर। तो ये हमने ई वाई का डेरिवेटिव लेना है जी के अकॉर्डिंग, तो अयोटा के आ जाएगा, पार्शियल वाई और पार्शियल जी इसकी जगह आ जाएगा अयोटा के, और ई वाई वैसे ही आ जाएगा। सेम यहाँ देखें ई एक्स का जी के अकॉर्डिंग इसकी जगह आ गया अयोटा के, और ई एक्स वैसे ही। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर पार्शियल जी वाला फैक्टर नहीं है, ये वैसे ही आ गया। अब इन दोनों साइडों को हमने क्या करना है जी, कंपेयर करना है। जब इन दोनों साइडों को हम कंपेयर करते हैं ना तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाता है ये। अब ये जो रिजल्ट है हमारे पास कंपैरिजन करने के बाद, पार्शियल ई वाई ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल ई एक्स ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू अयोटा ओमेगा पार्शियल बी जी, यानी ये जी का कंपोनेंट है। तो ये हमने यहाँ से ये फैक्टर जी वाला और ये जी वाला फैक्टर, ये जी वाला फैक्टर और ये जी वाला फैक्टर, इनको आपस में कंपेयर किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसी तरह से एक्स वाली आ गई, इसी तरह से वाई वाली आ गई। तो ये तीन इक्वेशंस बाय कंपैरिजन मेथड से आती है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया फैराडे लॉ से। अब इसी तरह से जब अम्पेयर लॉ अप्लाई करते हैं तो अम्पेयर लॉ में पार्शियल डेल क्रॉस बी आता है, सेम रिजल्ट है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमने देखना है कि सारा रिजल्ट कैलकुलेट मैंने किया है, लेकिन आप जनरल करके लिख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ बी आए ई है वहाँ पर बी लगा देना है बस, जहाँ ई है वहाँ पर बी, तो ये बी वाई बी एक्स, और जहाँ बी जी है वहाँ ई जी आ जाएगा, ये अयोटा ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर डिवाइड हो रहा है वो सी स्क्वायर भी है, तो सी स्क्वायर आ जाएगा साथ में माइनस अयोटा ओमेगा सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है हमने यहाँ पर साथ में लिखनी है। अब यहाँ माइनस क्यों आया, माइनस क्योंकि हमने जब टाइम के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है तो अयोटा माइनस अयोटा ओमेगा आता है। यहाँ पर माइनस नहीं है क्योंकि इस इक्वेशन में माइनस था, वो माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो माइनस साथ रहेगा जो डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग आ रहा था। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गए। अब तीन इक्वेशंस ये हैं, तीन इक्वेशंस ये हैं, ये तीन इक्वेशन है डिफरेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये तीन इक्वेशंस है डिफरेंशियल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन तीन इक्वेशंस को 1 2 3 कह दिया, इन तीन इक्वेशन को हमने 4 5 एंड 6 का नाम दे दिया, क्योंकि जी की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये जी वाले को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारे पास बच गई है दूसरी और तीसरी इक्वेशन और पांचवी और छठी इक्वेशन। हम इन दोनों को, ये दो दो इक्वेशंस हैं यानी 4 इक्वेशंस बनती हैं, इनको आपस में सॉल्व करेंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हाँ, यहाँ से क्या निकालेंगे हम फैक्टर, हम यहाँ से बी एक्स बी वाई ई एक्स ई वाई ये फैक्टर हमने कैलकुलेट करने। चलते हैं इनकी कैलकुलेशन की तरफ। बुक में इसकी कैलकुलेशन नहीं की, उसने जनरल जो है इक्वेशंस लिख दी हैं, लेकिन यहाँ पर ये याद रखिएगा ये हमारा बेसिकली न्यूमेरिकल भी है, और न्यूमेरिकल नंबर ये हमारे पास 9.27 है वो न्यूमेरिकल है, यानी ये कैलकुलेशन सारी आप उस न्यूमेरिकल के लिए भी कर सकते हैं। तो अब देखें हमारे पास इक्वेशन 2
और 4 हमने इसको देखना है। अब 2 की तरफ चलते हैं, ये है इक्वेशन 2। अच्छा, ये काम बहुत आसान है। करना क्या है आपने, यहाँ से बी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये बी एक्स की वैल्यू, ये 3 नीचे वाले जो सेट है ना, उनमें जहाँ बी एक्स नज़र आ रहा है अकेला, उसके अंदर पुट कर दे बस। अब यहाँ से बी एक्स क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा बी एक्स आपके पास। ये आयोटा ओमेगा इधर जाकर डिवाइड हो गया। अब ये बी एक्स की वैल्यू आपने क्या करनी है, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर हमारे पास ये 6 है ना, इसमें पुट कर दे। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी। जब पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। बाकी ये वैसे ही ये वाला, इसमें सिर्फ आपने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें ज़रा। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से आप ऐसा जब करेंगे तो आपको ई वाई की वैल्यू जो है वो देखने को मिलेगी। तो जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो ई वाई होगा वो इस तरह से आ जाएगा। माइनस वाले ई वाई वाले एक तरफ कर लिए, बाकी एक तरफ। अब यहाँ पर देखिए, ये के स्क्वायर है, माइनस है। हमने यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन ले लिया। जब माइनस आयोटा कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये ई वाई। अब ये माइनस इस तरफ लगा दी, ये -1, और ये फैक्टर जब नीचे डिवाइड करेंगे तो अयोटा नीचे आएगा। अब पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में कि अयोटा हम नीचे नहीं रखते, तो हमने क्या करना है, -1 की जगह अयोटा स्क्वायर पुट करना है। वो स्क्वायर और ये अयोटा कट गया तो क्या बन गया, अयोटा, और ये बाकी हमारे पास ई वाई एक इक्वेशन आ गई। क्योंकि ई वाई निकाला है तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दिया है। अब इसी तरह से आपने इक्वेशन नंबर 3 को चूज करना है। अब इक्वेशन 3 आपके पास ये है, इसमें से आपने बी वाई निकालना है। जब यहाँ से बी वाई निकालेंगे ना, अब ये उस तरफ जाकर डिवाइड होगा, बी वाई आ जाएगा। तो जब ये बी वाई होगा तो आप देखिए नीचे वाली इक्वेशंस में किस में बी वाई अकेला पड़ा है, तो देखा तो 5 में बी वाई अकेला है। हमने ये बी वाई निकाल के इसमें पुट करना है। जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए यही काम मैंने किया, बी वाई निकाला, 5वीं इक्वेशन में पुट किया, सिंप्लीफाई किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पर आप वीडियो पास करके देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई किया, सेम वही स्टेप है, तो ई एक्स आ गया। तो इस ई एक्स को मैंने किसका नाम दे देना है, इस ई एक्स को मैं नाम दे देता हूँ ए का। तो ये देखिए ई एक्स को ए का नाम दे दिया क्योंकि ई एक्स है। अब हमने क्या करना है, ई एक्स और ई वाई निकाल लिए। अब बी एक्स और बी वाई निकालेंगे। तो जब ई एक्स निकालना था या ई वाई निकालना था तो हम इक्वेशंस में से बी एक्स और बी वाई को एलिमिनेट कर रहे थे। अब हमने बी एक्स और बी वाई निकालना है तो इक्वेशन में से हम क्या एलिमिनेट करेंगे, इक्वेशन में से हम एलिमिनेट करेंगे ई एक्स और ई वाई। तो यहाँ से अब इक्वेशन नंबर 5 जो है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 5, इस इक्वेशन नंबर 5 में से हम ई एक्स की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे और इस ई एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ये हमारे पास जो 3 है इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू निकाल के 3 में पुट करें। तो यही काम किया है, देखिए यहाँ से इक्वेशन निकाली, ई एक्स की वैल्यू निकाली, किस में पुट किया, 3 में। सेम उसी तरह से कैलकुलेशन की, ये वीडियो पास करके आप बाकायदा नोट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आफ्टर सम कैलकुलेशन वेरी वेरी सिंपल स्टेप है। थोड़ा सा आपको सोचना होगा साथ, माइनस कॉमन लेके उसी तरह से डिवाइड किया तो आपके पास बी वाई आ जाएगा, अयोटा ओवर ओमेगा स्क्वायर, और ये साथ में इसके अंदर फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन डी आ गई। डी इसलिए कहा कि यानी बी वाई मैंने कैलकुलेट किया है। अब पहले बी फिर ए फिर डी आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमने क्या निकालना है जी, बी एक्स निकालना है। तो बी एक्स निकालने के लिए हम इक्वेशन देखें, यहाँ से इक्वेशन नंबर 4, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 ये है। यहाँ से ई वाई को एलिमिनेट करना है, ये वैल्यू उठाए ई वाई की, किस में पुट करें, आप देखिए ऊपर किन में ई वाई है, ये तो दूसरी में पुट कर दें इसको बस सिंपली। तो यही काम हमने यहाँ पे किया, ये ई वाई निकाला, पुट किस में किया, दूसरी में, सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे वीडियो पास करके आप इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो आपके पास बी एक्स आ गया। तो ये हमारे पास सी जो है, इसको मैंने बी एक्स का नाम दे दिया। तो ये मेरे पास बी एक्स जो है ये वैल्यू आ गई। अब हमने ए एक्स भी निकाल लिया, हमने ई एक्स निकाल लिया, ई वाई निकाल लिया, बी एक्स और बी वाई निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, टू डिटरमन दी लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट। अब लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट कौन से हैं, यानी जिस तरफ वेव जा रही है क्या उस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, वो निकालने हैं। तो उसके लिए हम जानते हैं पहली इक्वेशन हमारे पास है और हमारे पास 5वीं इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो हम यहाँ पर पहली इक्वेशन जो है वो पहले लिख लेते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का जी कंपोनेंट प्रोवाइड करने वाली थी।
तो ये वाली पहली इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी। अब जब ये वैल्यू हमने लिखी तो इसमें ई वाई भी है, ई एक्स भी है, और आपको पता है हमने ए और बी जो है इसको ये बी कहा है और ये हमने ए और बी इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट कर दी। जब यहाँ पे पुट गई तो हमारे पास ये इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। वीडियो पॉज करके आप इसकी सब्स्टिट्यूशन जो है वो पुट कर देख सकते हैं। तो अब ये जब सारी वैल्यू यहाँ पुट हो गई, आपने इसका डिफरेंशियल लेना है। ईजी ये के कांस्टेंट है, शुरू में आ गया, ये आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर ईजी ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई माइनस ओमेगा पार्शियल स्क्वायर पार्शियल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सेम इसी तरह से वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, तो ये आपके पास अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा। ये सारी सिंप्लीफिकेशन जो है यहाँ पे मैंने की है, ये दो फैक्टर कैंसिल हो जाते हैं। ये ओमेगा जो है विद माइनस कॉमन ले लिया, तो ये ओमेगा और ये ओमेगा आपस में कैंसिल हो गए और ये फैक्टर पूरे का पूरा इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर चूँकि माइनस है तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके आपस में ये कैंसिल किया और उसके बाद ये फैक्टर इधर आके प्लस हो गया। ये हमने क्या किया जी, यहाँ से माइनस भी कॉमन लेना, ये माइनस फैक्टर ये प्लस फैक्टर, ये इधर आके प्लस ये इधर आके माइनस और ये बी जी। अब इन सब में से बी जी को हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर एल आ गई। जनरल नाम दिए, आप कोई भी नाम देख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर एल आ गई। तो ये आप देख सकते हैं हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें वैल्यू पुट की है ए बी सी डी इक्वेशंस की, तो हमें लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट जो है वो मिल गया। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर एल। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 4 जो है उसको टेक कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 4 ये है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट निकालने के लिए ये लिखी। अब इसमें हमने बी एक्स और बी वाई की जो वैल्यू फाइंड की है, जो इक्वेशन फाइंड की है सी और डी, वो यहाँ पुट करनी, सेम उसी तरह से पुटिंग की। ये फैक्टर वैसे ही इसमें कैलकुलेट पुट करें, वीडियो पॉज करें, नोट करें, अपने नोट्स तैयार करें। ये जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करें, बाकी जो रिमेनिंग है उसमें से ओमेगा ओवर सी स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर ओमेगा ओवर सी स्क्वायर कट गया, तो आपके पास ये सारा फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। ईजी आ गया, यहाँ से ईजी हमने कॉमन लिया, तो ये जब ईजी को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर टी आ जाएगी। सो एल इक्वेशन और इक्वेशन नंबर टी आर दी रिक्वायर्ड सोल्यूशन है लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाते हैं वेव गाइड के अंदर। अब यहाँ पर आपने दो बातें जहन में रखनी है। अगर ई जी इज इक्वल टू 0 हो तो ऐसी वेव के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, और अगर बी जी 0 हो तो उसको हम नाम देते हैं टी एम यानी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, और अगर दोनों ही 0 हो जाएं तो उसे हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट टर्न आउट दैट ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन नॉट अकर इन दी होलो वेव गाइड। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो होलो गाइड के अंदर मौजूद नहीं होगी। अगर कंडक्टर की बनी हुई कोई पाइप है आपके पास तो उसके अंदर आपकी वेव प्रोपेगेट नहीं कर रही होगी, क्योंकि ई जी भी 0 है, ई वाई भी 0 है, जिस वजह से आपके पास ये सारे फैक्टर खत्म हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसमें फिर प्रोपेगेट नहीं करती। तो ये हमारे पास इक्वेशंस है। जब ई जी और ई वाई 0 है तो ये सारा कुछ 0 हो जाता है। ये 0 होने के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है इन दी इंफॉर्मेशन गेट बाय दी एक्सप्रेशन 0 डाइवर्जेंस एंड कर्ल, यानी वहाँ पर हमें कर्ल भी नहीं मिल रहा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस तरफ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी उस तरफ नहीं है। दिस मीन दैट पेनिट्रेट पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड 0, नो वेव एट ऑल, यानी उसके अंदर किसी किस्म की कोई वेव आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये कहाँ पर है? दिस आर्गुमेंट अप्लाई ओनली टू कंप्लीटली एम्प्टी पाइप, यानी आपके पास ऐसे कोई पाइप खाली है लेकिन वो बना किसका है? वो बना है कंडक्टर का, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, या उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बिहेवियर ऐसा है कि वो हमें किसी किस्म का कोई रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ये समझा कि एक होलो पाइप के अंदर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर करते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है। तो ये आपको प्रॉपर मैंने डिटेल से ये टॉपिक डिस्कस कर दिया है। इसके सारे मैथमेटिकल स्टेप जो बुक में नहीं किए उनको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में सॉल्व किया है। वीडियो को पॉज करें, जहाँ से समझ नहीं आती वहाँ पे फोकस करें, कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछें, और ये अपने नोट्स खुद तैयार करें,
खुद नोट्स तैयार करेंगे, आप अपने हिसाब से तैयारी भी अच्छी कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।